Hello all, welcome to the channel Salji. Today we are going to discuss कॉमर्स क्लास 10th. ओके, सो क्लास 10th की आज हम कॉमर्स स्टार्ट करने वाले हैं. सो जस्ट कीप वाचिंग दिस वीडियो और इसमें से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हमें यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है. और मैंने एग्जैक्टली नोट्स दे दिए हैं, तो ये आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा रीड करने में भी एज वेल एज समझने में. तो देखिए, पहली बात आती है कॉमर्स में कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका सिलेबस का है कि व्हाट इज अ स्टेक होल्डर. क्या कि स्टेक होल्डर कौन होते हैं. तो बेसिकली स्टेक होल्डर क्या हो सकता है, एक पार्टी हो सकती है या फिर पर्सन भी हो सकता है जो एक कंपनी में या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंटरेस्ट शो करता है बाय कुछ पैसे इन्वेस्ट करके, ठीक है, या फिर उसमें अपना कुछ इनपुट देके. दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ जॉब और दैट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ मनी. किस तरीके से भी वो इन्वेस्ट करता है मनी, और उस बंदे की वजह से या उस पार्टी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आता है, या अगर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ हुआ तो उस पर्सन पे इफेक्ट आता है. ठीक है, तो ये हम कहना चाहते हैं. जैसे एग्जांपल क्या कहते हैं, अ स्टेक होल्डर इज अ पार्टी दैट हैज अ इंटरेस्ट इन अ कंपनी एंड कैन आइदर इफेक्ट और बी इफेक्टेड बाय द बिजनेस. तो नॉर्मली हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं हमारे कॉर्पोरेट्स में? इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर्स. तो इसका एक बहुत ईजी एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मेरे पास एक शॉप है, ठीक है, ये मेरी एक शॉप है. उस शॉप में मैंने कुछ सामान रखा है डेली नीड्स का, ठीक है. तो मैंने एक बंदे से कहा कि आप प्लीज मेरी शॉप में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है. लेट्स से ए पर्सन ने इन्वेस्ट कर दिया. ए पर्सन ने इन्वेस्ट तो कर दिया, पर ठीक है, पर उसके पास कस्टमर्स थे, तो उसके पास कस्टमर्स आए, तो कस्टमर्स आना शुरू हो गए और वो डेली यहाँ से अपना मिल्क प्रोडक्ट्स लेते थे. तो मान लो किसी दिन अगर ये शॉप क्लोज हो गई, तो अब कौन कौन इससे इफेक्ट होगा? एक तो मैं ओनर, ठीक है, इन्वेस्टर और कस्टमर. कस्टमर क्यों? क्योंकि यार कस्टमर को अब दूसरी नई जगह जाना पड़ेगा, न्यू प्लेस टू सर्च फॉर देयर मिल्क. तो इसलिए तो हमने तभी कहा है इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स सब इफेक्ट हो सकते हैं नॉर्मली. तो ये, और मान लीजिए अगर जो ए इन्वेस्टर था उसने कुछ रीजन की वजह से अपनी शॉप क्लोज कर दी, तो क्या हुआ? उससे कौन कौन इफेक्ट हो गया? शॉप इफेक्ट हो गई, कस्टमर्स इफेक्ट हो गए, और जो शॉप ओनर था वो भी इफेक्ट हो गया. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पहले शॉप पे कुछ इफेक्ट आना चाहिए तभी बाकी लोगों पे इफेक्ट आएगा. अगर किसी एक बंदे पे भी इफेक्ट आ गया, लेट्स से जिसने इसमें इन्वेस्ट करा था पैसा, तो उसकी वजह से भी हमारी शॉप क्लोज हो सकती है. ठीक है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि कस्टमर्स थे, शॉप हमने ओपन कर ली पर कस्टमर्स एक भी नहीं आया, तो तब भी हमारा क्या होगा? हमारा बिजनेस डाउन होगा. तो एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर कुछ टाइम बाद हमें अपनी शॉप क्लोज करनी पड़ेगी. तो इसलिए ये बहुत इंटर रिलेटेड है कि हमें सिंपली बिजनेस जो होगा उसमें ये सबके ऊपर है कि मतलब जो स्टेक होल्डर पार्टी होती है दैट हैज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड दैट कैन इफेक्ट और कैन बी इफेक्टेड बाय द बिजनेस. ठीक है, दैट वो खुद भी इफेक्ट हो सकते हैं या वो बिजनेस की वजह से भी इफेक्ट हो सकते हैं. तो देखिए एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है. जैसे कह सकते हैं कि फॉर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स फॉर द बिजनेस इंक्लूड्स आर शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, सब होते हैं. ठीक है, तो उसके बाद सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स सच एज शेयर होल्डर्स एंड द एम्प्लॉयज आर द इंटरनल टू द बिजनेस. ऑफ कोर्स की बात है, अगर मेरी शॉप है, मैं उसकी ओनर हूँ, तो क्या होगा? मैं ओनर और मैंने कुछ लोग वहां पे उसको वहां पे एम्प्लॉय करे हैं, हायर करे हैं मेरी शॉप में काम करवाने के लिए, तो ये इंटरनल हो गए. ठीक है, इनकी वजह से हो गया, मतलब ये बेसिक है, इनके अंदर ये इंटरनल वाले हैं. एंड जबकि बाकी जो इससे कस्टमर्स हैं, जो दुकान पे कस्टमर्स आते हैं या जो सामान दे के आते हैं, सप्लायर्स होते हैं, जहाँ से हम अपना, लेट्स से मैंने एक अमूल की फैक्ट्री से कांटेक्ट करा है कि आप मेरी रोज शॉप पे 3 लीटर्स ऑफ मिल्क दे दिया करिए, तो ये सप्लायर हो गया. तो बिजनेस, कस्टमर, सप्लायर्स आर दी एक्सटर्नल टू द बिजनेस दैट आर नीदर लेस अफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्शंस. ऑफ कोर्स की बात है कि अगर हमारा बिजनेस बंद हो गया तो सप्लायर्स और कस्टमर्स को भी इफेक्ट आएगा ही आएगा एट द एंड ऑफ द डे, कभी ना कभी. ठीक है, these are very common to talk on the very broad range of external holders. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज विच इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स आर ऑल्सो एक बहुत लार्ज अमाउंट पे गवर्नमेंट भी कभी कभार इफेक्ट हो सकती है. ऑफकोर्स की बात है, क्योंकि आपको जो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस कहाँ से मिलते हैं? ऑफकोर्स हमारे बिजनेस से, रन से जो टैक्सेस प्रॉफिट्स होते हैं उसी से तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं. तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कैन बी ऑल्सो एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट भी हो सकती है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये बेसिक बात है आपके कॉमर्स की, तो आपको ये पता होनी चाहिए. ठीक है, फिर अब हम लोग नीचे बात करते हैं कि अब टाइप्स, आखिर मैम आपने इतना बताया तो अब जब टाइप्स भी बता दो स्टेक होल्डर्स के एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं.
ठीक है, तो अभी हम लोग टाइप्स की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग पहले अपनी स्लाइड ओपन करें। तो ये बात आती है कि देखिए, तो हमारे पास जो टाइप्स रहते हैं, तो हमारे पास नॉर्मली काफी टाइप्स रहते हैं, पर हम लोग अभी डिस्कस जो मेन करेंगे आपके सब्जेक्ट्स में है, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ एन इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? आखिर अभी हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल स्टेक होल्डर्स, तो आखिर एग्जैक्टली व्हाट आर दीज? तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर दोज पार्टीज, ठीक है, ध्यान से रीड करिएगा, मैं जो लाइन बोल रही हूँ उस पर फोकस ऑन दैट लाइन। आर द पार्टीज, इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है, दैट पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब ये कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे लेट्स से मैंने एक शॉप ओपन करी, ठीक है, दिस इज माय शॉप। तो अब क्या हुआ, मैंने इसमें क्या करा, मैंने पैसे डाले इसमें, ठीक है, अब मैंने इसमें अपना अमाउंट डाला, लेट्स से 100 रुपीज। तो ठीक है, अब मैंने 100 रुपीज की शॉप खोली है, तो ऑफकोर्स की बात है कि मैं बताऊंगी कि शॉप का टाइमिंग क्या होगा, कि शॉप विल ऑपरेट फ्रॉम 9 to 5 PM। तो मैंने क्या करा, मैंने टाइमिंग का मैनेजमेंट करा है, मैंने बताया कि इस शॉप पे क्या क्या सामान रखा जाएगा, क्या क्या आइटम्स वी विल सेल ऑन दिस। सो ये क्या हुआ, सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग फॉर द मैनेजमेंट। तो ये क्या होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि अमाउंट मैंने दिया इसमें। दोज, ठीक है, they can influence or can be influenced by the success or the failure of the identity because they have invested their interest in the organization। ठीक है, प्राइमरी स्टेक होल्डर इज द सेकेंड नेम ऑफ द इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट करती हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसमें, देखिए हमने क्या कहा कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स वही होते हैं जो पैसा डालते हैं, तो ठीक है, सो उनका क्या काम इन्फ्लुएंस हो सकता है बाय द सक्सेस और फेलियर। देखिए ऑफ कोर्स की बात है, अगर मैंने शॉप ओपन करी और अगर वो डाउन जा रही है, तो मैं उसके फेलियर की वजह से इफेक्ट होंगी एंड आई माई क्लोज द शॉप। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो अगर सक्सेस रहा तो क्या पता मैं एक और शॉप उसके साथ खोलूं ताकि टू एक्सपैंड माय बिजनेस। सो ये प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं क्योंकि इन्होंने अपना मनी इन्वेस्ट करा होता है, ठीक है, दे हैव इन्वेस्टेड देयर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फिर इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर डेडिकेटेड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कंपनी, दे आर इफेक्टेड, और कंपनी की जो हाईली इफेक्ट होती है वो उनके डिसीजन से, परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड अदर एक्टिविटीज। ठीक है, स्टेक होल्डर्स के ऊपर ये सब डिपेंड होता है। In the absence of the internal stakeholders, the organization cannot survive long। क्यों? क्योंकि जब पैसा ही internal stakeholders नहीं देंगे तो how can an organization can start? तो that is why they have a very great impact on the company। ठीक है, and further to all knowns, they उन्हें ही सारे सीक्रेट्स पता होते हैं हमारी कंपनी के। किसी सबको हम लोग कंपनी की अपनी पॉलिसीज या अपना प्रॉफिट्स वगैरह सबको नहीं बताते। सो दे ओनली नोज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। हम लोग सबकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय भी डेफिनेटली आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, दे आर गिविंग देयर हार्ड एंड अमाउंट, वो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से डायरेक्टली कंपनी इज रनिंग बिकॉज एम्प्लॉयज आर ओनली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद ओनर्स, ओनर्स ही हैं दो ओन्स द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं हमारी कंपनी में। आफ्टर दैट इज वॉच जस्ट फिर आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे कौन रहते हैं, जिनकी मतलब दे आर द इंडिविजुअल्स हु गवर्न्स द कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो मतलब वो कॉर्पोरेट में किस तरीके से काम करना है, किसको कितनी अमाउंट देना है, जिस तरीके से वो लोग डिपेंड करते हैं। सेम आर द मैनेजर हु मैनेज, जो अपना एक एक डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं। जैसे लेट्स से मैं कर रही हूँ HR डिपार्टमेंट, कोई कर रहा है IT डिपार्टमेंट, कोई कर रहा है मार्केटिंग, तो सबने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, तो यही होता है। जैसे देखिए सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर हर कंपनी का। इन्वेस्टर, दो इंडिविजुअल और दो इन्वेस्ट देयर मनी, जो मनी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये काफी पॉइंट्स होते हैं, ये डायरेक्टली हमारे इंटरनल होते हैं। दीज आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स, इनकी वजह से ही हमारी पूरी कंपनी एग्जैक्टली रन। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारी इंपॉर्टेंस है इनकी, सबकी इंपॉर्टेंस है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड बट नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे लेट्स से मेरे पास कुछ अमाउंट था तो मैंने क्या करा, एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी था तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो यही है, those are the interested parties that are not the part of the management but they can indirectly affect the company। मैंने क्या करा, अब मैंने 100 रुपए डाल दिए इस कंपनी में, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे। ठीक है, तो अब कभी मेरा मन कर गया मेरे को 100 रुपए नहीं, अब मेरे को उसको वापस चाहिए, मेरे को इस मन नहीं कर रहा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, और मैंने अमाउंट बाहर ले लिया, तो मेरे 100 रुपए विड्रॉ करने से कंपनी को लॉस हो सकता है मेरे अमाउंट से। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी जरूरी होते हैं। ठीक है, दे इनडायरेक्टली अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंपनी।
ठीक है, दे आर द आउटसाइड पार्टीज फ्रॉम विच दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द बिजनेस ठीक है एनवायरमेंट. दे आर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, जैसे फाइनेंशियल, दे आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. दे नो हाउ द परफॉर्मेंस कैसे जा रही है. अगर मान लीजिए मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है कंपनी सी की, तो ऑफकोर्स की बात है मेरे पास और स्टेक होल्डर्स आएंगे, वो मेरे कंपनी में और इन्वेस्ट करें, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा बाद में. जैसे लेट्स से उन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे तो उन्हें बाद में रिटर्न में 200 मिल रहा है, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करेंगे. पर अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं गई तो क्या होगा, ऑफकोर्स की बात है इन्वेस्टर्स को लॉस होगा, तो नेक्स्ट टाइम वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कंपनी अपने आप डाउन हो जाएगी. ठीक है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी डायरेक्टली, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं होता, वो बस अपना अमाउंट इन्वेस्ट करके चले जाते हैं. इंटरनल जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, दे टेक पार्टिसिपेशन इन द कंपनी की कंपनी किस तरीके से अंदर रन करेगी. ये आप एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं कि आखिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं. जैसे हमने अभी बात करी, तो ये एक लिस्ट है हमारे पास. देखिए सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल्स देते हैं, उनका भी बहुत काम इनडायरेक्टली वो हमसे चेन्ड है, क्योंकि अगर हमारी कंपनी ही उनसे अगर सामान नहीं लेगी तो डायरेक्टली उनका बिजनेस भी इफेक्ट करेगा. तो सप्लायर्स आर इंपॉर्टेंट. जैसे लेट्स से मैंने अपनी शॉप खोली होलसेल्स की, पर मैं मिल्क कहाँ से लूंगी, लेट्स से अमूल से. तो अगर मेरी शॉप डाउन हो गई तो ऑफकोर्स की बात है अमूल का भी अपने आप जो प्रोसेसिंग है वो डाउन हो जाएगा. तो इसलिए सप्लायर्स आर इंपॉर्टेंट. कस्टमर्स, दे आर द किंग ऑफ द बिजनेस, बिकॉज उन्हीं वही हैं, दे आर जिनकी वजह से हमारा शॉप चल रहा है, और दे आर एट द एंड ऑफ द डे वही हमारा मिल्क कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से अमूल एज वेल एज माई शॉप विल वर्क. फिर क्रेडिटर्स, तो ये होते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हु प्रोवाइड फंड्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस. कभी कभार इफ वी वांट अ लोन वी कैन गो टू द क्रेडिटर्स. क्लाइंट्स आर द पार्टीज टू whom द कंपनी प्रोवाइड द सर्विसेज. मान लीजिए मेरे को एक और थर्ड पार्टी ने कहा कि मेरे को अपनी शॉप ओपन करनी है, तो आप प्लीज मुझे अपना मिल्क प्रोवाइड कर दीजिए अपनी शॉप से. तो ये मेरे क्लाइंट्स बन सकते हैं. ठीक है, फिर इंटरमीडिएटरीज, दीज आर द मार्केटिंग चैनल्स दैट आर क्रिएट अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर, लाइक होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर. ऐसे जैसे मान लीजिए एक शॉप है, एक मतलब ये मेरी शॉप है, दिस इज माय शॉप एंड दिस इज अ हाउस. मैं क्या करूंगी, पर्सन कैन हायर, जो क्या करेगा मेरी शॉप और इस हाउस तक का डिस्टेंस ट्रैवल करके वो मेरा सामान पहुंचाएगा. Competitors, of course, they are rivals who compete with the organization and for the market. अब मेरे साथ अगर एक और कोई शॉप खुल गई तो वो मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा. ठीक है, सोसाइटी हैज अ फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज क्योंकि जो हमारी गुड वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती है वो सोसाइटी से ही मिलती है. सोसाइटी ओनली गिव्स द फीडबैक, और सोसाइटी के फीडबैक से ही हमारी कंपनी का अगर नेम अप एंड डाउन होगा, उसकी वजह से ही सोसाइटी विल हेल्प अस टू ग्रो. अगर सोसाइटी के पास नेगेटिव फीडबैक आ गया तो डेफिनेटली हमारा डाउन हो जाएगा काम. फिर गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स की बात है, गवर्नमेंट इज गाइडेड एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली अगर हमारी फर्म अच्छे से काम करती है, हमारी कॉर्पोरेट, तो ऑफ कोर्स की बात है गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, और उस टैक्सेस से गवर्नमेंट विल हेल्प फॉर द कंट्री. तो गवर्नमेंट भी इज अ पार्ट ऑफ अ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर फॉर द कंट्री. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी. अब एक बार हमारे बस चार्ट्स, एक बार कंपैरिजन में 10 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दीज, तो ये आपको आना चाहिए. मैंने समझा तो दिया है, पर एक बार देख लेते हैं. देखिए, तो मीनिंग क्या होता है इंटरनल स्टेक होल्डर्स का, इंडिविजुअल पार्टीज दैट आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इंटरनली, but the parties in the group that not are the part of the organization but affect the activities, क्योंकि ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये इनका मीनिंग है. फिर नेचर ऑफ इम्पैक्ट, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, ये इनडायरेक्टली. अगर ये पैसा नहीं देंगे तो कंपनी डाउन हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली. डायरेक्टली मतलब स्टेक होल्डर्स अगर कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो कंपनी वर्क नहीं कर पाएगी ढंग से, एंड वी विल गो डाउन. फिर हु आर दे, ये बात इंपॉर्टेंट है, हु आर दे. सो ये क्या करते हैं, दे आर द वन हु सर्व द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये तो एग्जैक्टली काम करते हैं, एम्प्लॉयज वाला होगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं. ठीक है, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे कि मतलब अगर दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनका काम अच्छा लगेगा ऑर्गेनाइजेशन का तो वो पैसे और इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ओके, फिर एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी, ऑफ कोर्स की बात है, अगर कंपनी ही जब तक पैसे नहीं लगाएगी, एम्प्लॉयज हायर नहीं करेगी, कंपनी हाउ कैन आई रन. उन्हें खुद एम्प्लॉयज अपने लिए ढूंढने पड़ेंगे, पर नहीं, उन्हें एम्प्लॉय ने उन्हें बस अपना मनी इन्वेस्ट करना है एक तरह से, एंड देन दे आर डन. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स देम, ऑफ कोर्स कहते हैं स्टेक होल्डर्स को आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द प्राइमरी इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉय नहीं होंगे अगर कंपनी में तो हाउ कैन अ कंपनी विल रन. बट सेकेंडरी है, इन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंपनी की, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट हैव टू गिव द मनी. फिर इनके में कौन कौन आता है, एम्प्लॉयर, ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स. बट हियर वी हैव द सप्लायर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, क्लाइंट्स, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट.
सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि आखिर व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर commerce first chapter. So if you like this video, kindly go and share the channel and keep subscribing Salji. Thank you.